नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज मैं कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हिग्स के क्षतिपूर्ति सिद्धांत के बारे में आप लोगों को व्याख्यान देना चाहता हूं। यह एमए सेकेंड सेमेस्टर और बीए फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स का है। हिग्स के क्षतिपूर्ति सिद्धांत को जानने से पहले थोड़ा हम इसकी प्रारंभिक बातें जान लें कि प्रोफेसर काल्डोर एवं हिग्स ने सन 1939 में इकोनॉमिक जर्नल में क्षतिपूर्ति सिद्धांत की व्याख्या की थी। हिग्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत परेटो के अनुकूलतम मापदंड पर सुधार है। आप लोगों को जैसे कि मालूम ही होगा, परेटो मानदंड केवल उन स्पष्ट स्थितियों में लागू होता है जब किसी आर्थिक परिवर्तन के कारण या तो सभी लोगों की स्थिति में सुधार हो या कोई आर्थिक परिवर्तन बिना किसी को हानि पहुंचाए या क्षति पहुंचाए कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना दे। तो उस स्थिति में ही होने वाले आर्थिक परिवर्तन को हम एक सुधार या समाज कल्याण में वृद्धि करने वाला मानेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि मान लीजिए सरकार ने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया, तो इस टैक्स से उन्हें आर्थिक हानि होती है और सरकार जो टैक्स से धन प्राप्त करती है उसको गरीबों के कल्याण में खर्च करती है, निर्धनों के कल्याण में खर्च करती है, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं की वृद्धि करती है, जिससे निर्धनों के कल्याण में वृद्धि होती है। अब यदि निर्धनों के कल्याण में होने वाली वृद्धि अमीरों को होने वाली हानि से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में परेटो मानदंड के अनुसार यह आर्थिक परिवर्तन, यह आर्थिक नीति समाज कल्याण को बढ़ाने वाला है, इसलिए इसको हमें लागू करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि परेटो का मानदंड उन स्थितियों में लागू नहीं होता जब कुछ व्यक्तियों को तो लाभ होता है और कुछ व्यक्तियों को हानि होता है। मतलब यहाँ पर या तो सभी को लाभ हो या कुछ को लाभ हो, ऐसा नहीं, कुछ को लाभ हो गया और कुछ को हानि हो गई। तो ऐसी स्थिति में परेटो मानदंड के अनुसार हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परेटो मानदंड के सीमित प्रयोग के कारण कल्याणवादी अर्थशास्त्र में दो और नए सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसको हम हिग्स और काल्डोर या स्किटोवेस्की का पहला क्षतिपूर्ति मापदंड कहते हैं, जिसको नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है बर्गसन और शेमुल्सन आदि का सामाजिक कल्याण फंड, जिसको सोशल वेलफेयर फंक्शन भी कहा जाता है। काल्डोर और हिग्स ने अपने सिद्धांत को उन स्थितियों में भी जानने का प्रयत्न किया जब किसी आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों की हालत में सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है, और कुछ व्यक्तियों की हालत में गिरावट आ जाती है। मतलब ऐसी आर्थिक नीति जिससे कुछ लोगों को लाभ और कुछ लोगों का हानि या क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्षतिपूर्ति मानदंड के अनुसार हम समाज कल्याण में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत की व्याख्या जानने से पहले हम ये देखेंगे पहले कि क्षतिपूर्ति कल्याण की व्याख्या करते समय काल्डोर हिग्स ने क्या क्या मान्यताएं ली हैं। तो पहली मान्यता उन्होंने ली है कि प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि से स्वतंत्र समझी जाती है और विभिन्न व्यक्तियों की रुचियां या आदत पसंदगी स्थिर हैं, और उनका सिद्धांत, हिग्स का सिद्धांत उपयोगिता के क्रमवाची आधार पर नहीं है, और साथ ही वह उपयोगिता की अंतःवैयक्तिक तुलना को भी ध्यान में नहीं रखते। मतलब दो व्यक्तियों के उपयोगिता की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है उनके सिद्धांत के अनुसार। अब इसी मान्यताओं के आधार पर हिग्स ने अपने क्षतिपूरक भुगतान के मानदंड को प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत का कथन है, ये कथन क्या है कि यदि किसी दिए हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है तथा कुछ लोगों के कल्याण में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि लाभ प्राप्त करता हानि उठाने वालों की क्षतिपूर्ति कर दे और क्षतिपूर्ति करने के बाद भी लाभ प्राप्त करता अपने लाभों का मूल्यांकन हानि
की अपेक्षा अधिक समझता है तो ऐसा परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करने वाला कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि कुछ को लाभ हुआ और कुछ को हानि हुई, और यदि लाभ प्राप्त करता हानि वालों के हानि का पूर्ति कर दे, क्षतिपूर्ति कर दे, इसके बावजूद यदि वह लाभ में बना रहता है तो ऐसी स्थिति समाज कल्याण में वृद्धि करने वाली है, ऐसा हिक्स ने कहा है। उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा भी इस बात को समझाया है कि यदि मान लीजिए व्यक्ति ए एक परिवर्तन के फलस्वरूप इतनी अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति बी की हानि की क्षतिपूर्ति कर दे, फिर भी उसके पास अतिरेक शेष रह जाता है, मतलब उसका लाभ ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित रूप से सुधार है, मतलब इससे समाज कल्याण में वृद्धि होती है। अब आइए इसको एक और उदाहरण द्वारा हम समझें कि मान लीजिए एक नीति परिवर्तन से जो ए व्यक्ति है उसको 300 रुपए का लाभ होता है, और जो हानि होती है बी व्यक्ति को उसको 100 रुपए की हानि होती है। अब यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि लाभ प्राप्तकर्ता को 300 रुपए का लाभ हुआ और हानि प्राप्त करने वालों को 100 रुपए की हानि हुई। अब यहां पर ए बी को होने वाले 100 रुपए की हानि को उसको क्षतिपूर्ति कर दे, तो 300 में से 100 हम घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 200, तो 200 रुपया उसको अतिरिक्त लाभ ए को प्राप्त हो रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि 100 रुपया उसको क्षतिपूर्ति करने के बाद भी 200 रुपये का अतिरिक्त लाभ उसको हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कोई भी परिवर्तन होता है वह समाज कल्याण में वृद्धि करने वाला होता है। काल्डोर हिक्स मानदंड को आइए हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमने एक अक्ष में ए व्यक्ति की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है और OY अक्ष में बी व्यक्ति की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। और ये जो रेखा चित्र है हमने इन मान्यताओं के आधार पर बनाया है कि मान लीजिए समाज में दो व्यक्ति हैं, केवल दो व्यक्ति, एक ए है और दूसरा बी है, और समाज में केवल अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तु X व Y का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो LM यह रेखा है, LM रेखा, यह दोनों की उपयोगिता संभावना रेखा है, उपयोगिता संभावना वक्र है। यह उपयोगिता संभावना वक्र दोनों व्यक्ति A और B के मध्य वितरण के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत उपयोगिता के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। मतलब उनको कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, इस बात को यह उपयोगिता संभावना वक्र व्यक्त करता है। अब हम देखेंगे कि परेटो मानदंड के अनुसार पहले कि कैसे कोई नीति सुधार करने वाला होता है, फिर हम ये देखेंगे कि इस डायग्राम में परेटो मानदंड के अनुसार जब कुछ व्यक्ति को लाभ और कुछ को हानि होती है उसकी व्याख्या कैसे नहीं कर सकता, फिर क्षतिपूर्ति मानदंड के अनुसार यानी हिक्स के मानदंड के अनुसार हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक P बिंदु लिया है, इस LM रेखा के, ये LM रेखा है, उपयोगिता संभावना वक्र है, जो उसके नीचे है एक P बिंदु। इस P बिंदु से E, G या F की ओर चलन परेटो मानदंड के अनुसार सुधार है या लाभ प्राप्त करने वाला है। कैसे, इसको आइए समझिए। मान लीजिए हम P से F बिंदु की ओर जाते हैं, तो P से F बिंदु पर पहुंचते हैं तो यहां पर A की उपयोगिता बढ़ जाती है। देखिए ये ऐसे यहां आएंगे, पहले इतना था, है ना, मान लीजिए इसको M नाम दे तो ये M1, A की उपयोगिता बढ़ गई परंतु B की उपयोगिता स्थिर है, तो A की उपयोगिता बढ़ गई, B की उपयोगिता स्थिर है। इसी तरह से जब हम E बिंदु पर जाते हैं तो यहां पर B की उपयोगिता बढ़ जाती है और A की उपयोगिता यहां स्थिर रहती है। और जब हम P से G बिंदु पर जाते हैं तो यहां पर A एवं B दोनों की उपयोगिताओं में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए परेटो का कहना है कि जब हम P से E, G, F जो कि LM उपयोगिता संभावना वक्र पर स्थित है, EGF की ओर चलन करते हैं तो यह समाज कल्याण में वृद्धि करने वाला है। अब हम देखेंगे कि जब P बिंदु से हम D बिंदु पर प्रस्थान करते हैं, D बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि A व्यक्ति को तो यहां पर हानि हो रही है, ये देखिए उसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाएगी, यहां पर आ जाएंगे, और B की उपयोगिता यहां से देखिए इतना बढ़ जाएगा, ये है ना।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ए की उपयोगिता कम हो गई और बी की उपयोगिता बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में हम परेटो मानदंड से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि पी से डी बिंदु पर जो चलन हुआ वह समाज कल्याण की दृष्टि से सुधार है कि नहीं है, परंतु हम हिग्स के मानदंड से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हिग्स का कहना है कि जब हम पी से डी बिंदु पर जाते हैं तो आय के पुनर्वितरण के द्वारा हम ई, जी या एफ बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम पी से जी बिंदु पर मान लीजिए पहुंच गए तो यह पी बिंदु से जी बिंदु जो है ऊपर दाहिनी ओर स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो डी बिंदु में ए को हानि हो रही थी और उसको बी को लाभ हो रहा था, तो जी बिंदु पर बी को लाभ हो रहा था, तो आय के पुनर्वितरण द्वारा बी व्यक्ति ए के हानि की क्षतिपूर्ति कर देगा, उसके बाद भी वह लाभ में रहेगा। और इस तरह से जो आय के पुनर्वितरण के द्वारा जब हम डी से जी बिंदु पर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर ए व्यक्ति के हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गई है और बी बिंदु दाहिनी ओर ऊपर स्थित है ना, इसलिए उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि काल्डोर हिग्स के अनुसार पी से डी बिंदु भी समाज कल्याण में एक सुधार है। अब आइए हम हिग्स के मानदंड को एक अन्य रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने एक चित्र लिया है जिसमें पूर्वत ओ एक्स अक्ष में ए की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है और ओ वाई अक्ष में बी की उपयोगिता को हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हिग्स का कहना है कि जब किसी नीति परिवर्तन से यदि हमारा जो उपयोगिता संभावना वक्र है वह दाईं ओर ऊपर की ओर विवर्तित हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको हम समाज कल्याण में वृद्धि करने वाला नीति मानते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक पी प्रारंभिक उपयोगिता संभावना लिया है, ये फर्स्ट स्टेज प्रारंभिक है। और जब कोई नीति परिवर्तन की जाती है तो नई P1 उपयोगिता संभावना है, दूसरी P1 नई उपयोगिता संभावना वक्र है। तो पहले हम व्याख्या में ये देखेंगे कि मान लीजिए शुरू में प्रारंभिक जो उपयोगिता संभावना वक्र है P उसके हम C बिंदु पर हैं, तो C बिंदु पर अर्थव्यवस्था साम्य है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए सरकार कोई नीति बनाती है और उस नीति के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन उपयोगिता संभावना वक्र है वह P1 की स्थिति में आ जाती है और अर्थव्यवस्था इस एस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। मतलब अर्थव्यवस्था C बिंदु से एस बिंदु पर आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब एस बिंदु पर आ जाते हैं तो ए के उपयोगिता में वृद्धि हुई। देखिए सी में पहले उसको ये OM के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती थी, अब एस बिंदु पर आ गए तो वहां पर अधिक M1 यानी OM से OM1 बढ़ गया, उसका उपयोगिता बढ़ गई। तो एस बिंदु में जाने पर जो नई जो साम्य बिंदु है वहां पर ए की उपयोगिता अधिक है और बी की उपयोगिता कम हो गई। देखिए पहले सी बिंदु पर बी की उपयोगिता थी एन के बराबर, ON के बराबर। अब एस बिंदु पर चले गए तो बी की उपयोगिता हो गई ये है ON1 के बराबर। मतलब ON से ON हो गया, मतलब N1 के बराबर बी की उपयोगिता कम हो गई। तो यहां पर हमने देखा कि नीति परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बी व्यक्ति को हानि हो रही है और ए व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जब हम आय के पुनर्वितरण के द्वारा एस बिंदु से हम आर बिंदु पर जा सकते हैं। तो जब आर बिंदु पर जाएंगे तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि आर बिंदु पर अब बी की भी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। अब ये बढ़कर N2 हो जाती है, ON1 से ON2 हो गया। मतलब ए को जो लाभ प्राप्त हुआ था उसने बी व्यक्ति को जो हानि हो रही थी उसकी क्षतिपूर्ति कर दी और उसके बाद बी व्यक्ति भी लाभ में आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का एस से सी से एस बिंदु की ओर जो चलन होता है वह समाज कल्याण की दृष्टि से एक सुधार है, क्योंकि इससे ए व्यक्ति को लाभ होता है और वह क्षतिपूर्ति कर देता है बी व्यक्ति को जिसको हानि हो रही है, इसके बावजूद भी वह लाभ में बना रहता है। इसलिए ऐसा नीति परिवर्तन जो है वह समाज कल्याण में सुधार करने वाला है। यही हिग्स का
मानदंड है, जिसके अनुसार हम देखते हैं कि किसी नीति से यदि कुछ व्यक्ति को लाभ हो रहा है, कुछ को हानि हो रही है, और यदि लाभ प्राप्त करता हानि प्राप्त करने वालों को यदि क्षतिपूर्ति कर दे फिर भी वह लाभ में बना रहता है, तो ऐसी नीति जो है समाज सुधार या समाज कल्याण की दृष्टि से सही होता है। अब हम देखेंगे काल्डोर हिक्स मानदंड की आलोचनाएं। जो सामाजिक कल्याण फलन वाले अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने काल्डोर हिक्स मानदंड की आलोचना की, जिसमें पहला है कल्याण में वृद्धि की परिभाषा मात्र। मतलब ये कल्याण में परिवर्तन की माप न करके केवल वृद्धि की परिभाषा बस देते हैं, ऐसा लिटिल का कहना है। उनका कहना है कि क्षतिपूर्ति मापदंड आर्थिक कल्याण का मापदंड न होकर केवल धन में वृद्धि कैसे होती है या आर्थिक कुशलता में वृद्धि कैसे होती है, इसकी परिभाषा मात्र है। दूसरी आलोचना की गई है कि यह आय के वितरण की उपेक्षा करती है और केवल आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए जो महत्वपूर्ण है आय वितरण, उसको ध्यान नहीं देता। तीसरी आलोचना की गई है कि है ना, क्षतिपूर्ति सिद्धांत में हिक्स ने कहा था कि उनका सिद्धांत वैल्यू जजमेंट से फ्री है, परंतु उनका भी सिद्धांत नैतिक मूल्यों से मुक्त नहीं है। उनके सिद्धांत में भी मूल्य निर्णय अंतर्निहित है या समाहित है। लिटिल ने कहा है कि यदि लाभ प्राप्त करने वाला हानि उठाने वालों को क्षतिपूर्ति कर दे फिर भी अच्छी स्थिति में रहे तो यह कल्याण में वृद्धि होगी। तो यह जो कथन है इसमें यह मूल्य निर्णय समाहित है। इसके अलावा यह कहा गया है कि हिक्स के सिद्धांत में वितरण पक्ष की उपेक्षा की गई है। इसमें केवल उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दिया गया है, वितरण पर ध्यान नहीं दिया गया है। और यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि उत्पादन कम हो, अर्थव्यवस्था में उत्पादन भले ही कम हो, परंतु यदि उसका वितरण समान हो तो ऐसी स्थिति में समाज कल्याण में वृद्धि होती है। परंतु यदि उत्पादन अधिक हो अर्थव्यवस्था में परंतु उसका वितरण असमान हो तो वितरण असमान होने के कारण समाज कल्याण में कमी हो जाएगी। इसलिए न केवल उत्पादन में वृद्धि को देखना है बल्कि उसका सही ढंग से वितरण हो, समान वितरण हो, इस पर भी ध्यान देना है, जिसकी हिक्स के सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। तो इन्हीं आलोचनाओं के फलस्वरूप प्रोफेसर लिटिल, बर्गसन और सैमुअल्सन ने सामाजिक कल्याण फलन का सिद्धांत दिया और इस तरह से यही हिक्स का सिद्धांत है, जिसमें हमने देखा कि किसी नीति परिवर्तन से यदि कुछ व्यक्तियों को लाभ होता है, कुछ को हानि होती है, और यदि लाभ प्राप्त करता हानि प्राप्त करने वालों को क्षतिपूर्ति कर दे फिर भी यदि वह लाभ में बने रहते हैं तो वह समाज कल्याण में एक सुधार है। धन्यवाद।